नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मलयानिल जी। बिहार के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। बिहार की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पे अच्छी पकड़ रखते हैं और आज हम दोनों एक साथ बैठे हैं बिहार की राजनीति में आज एक जो नया चैप्टर शुरू हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए। बिहार की राजनीति का नया चैप्टर आज आप यूं कहिए कि बिहार की राजनीति में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है। जन सुराज पार्टी के नाम से प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी की आधिकारिक घोषणा की है। मनोज जी को मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं कि इस पार्टी की आगे की भूमिका क्या होगी, राजनीति में कैसी पैठ होगी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मनोज जी। निश्चित रूप से बिहार की दृष्टि से अगर कहा जाए तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक नई पार्टी का आधिकारिक रूप से जो है वो जन्म हुआ है और एक व्यक्ति जो अब तक दूसरी पार्टियों की मदद किया करता था और जिसकी एक एक्सपर्टीज है राजनीतिक, जिसकी एक अपनी समझ है, वो शेफोलॉजिस्ट रहा है, वो दूसरों को चुनाव में मदद किया करता था। उस व्यक्ति ने खुद, यानी कि प्रशांत किशोर नाम का वो व्यक्ति जो है, उसने खुद आज एक आधिकारिक रूप से पार्टी बनाई और उस पार्टी का एक नाम जो है उसका आधिकारिक रूप से ऐलान किया। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिहाज से। एक नई पार्टी आई है और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो मोटे तौर पे 3 पार्टियों के इर्द गिर्द अभी तक घूमती रही है पिछले 30-35 सालों से। ठीक है, कुछ और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं जिसका अलाइंस होता है, लेकिन मोटे तौर पे 3 अहम पार्टियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, एक नीतीश कुमार जी की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और एक तीसरी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जी। और जिस किसी की पिछले लगभग 30-32 या यूँ कहें 35 सालों से सरकार रही है बिहार में, उनमें इन्हीं तीनों पार्टियों की सहभागिता रही है, उनकी भूमिका रही है। तो एक नई पार्टी अगर आई है तो जाहिर है, और वो बड़े जो है गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ और एक वैकल्पिक राजनीति देने के वादे के साथ आई है, तो निश्चित रूप से सभी का ध्यान जो है इस तरफ खिंचा चला जा रहा है। मनोज जी, इसमें मतलब 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा, जन सुराज यात्रा शुरू की थी और आज ठीक 2 साल के बाद 2 अक्टूबर 2024 को एक नई पार्टी जन सुराज पार्टी के नाम पे वो अपनी पार्टी लेकर आए। और आज जो पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जो क्राउड दिखा और जो पूरा वो 3-4 घंटे का जो लंबा कार्यक्रम उनका चला है, उसको देखकर मतलब क्या आपको ये लग रहा है कि ये पार्टी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिलेट करूँगा कि ठीक ऐसी ही पृष्ठभूमि 2012 में केजरीवाल ने तैयार की थी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने 1.5-2 साल के आंदोलन के बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट किया 2 अक्टूबर 2012 को, और दिसंबर 2013 में जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। हालांकि वो 44-45 दिन ही सरकार चली। मतलब उस लिहाज से अगर देखें तो प्रशांत किशोर क्या कुछ नया कर पाएंगे? देखिए, जिस पार्टी के बारे में आपने कहा कि एक जन आंदोलन से निकली पार्टी थी आम आदमी पार्टी, और वो भी बहुत पुरानी बात नहीं है जी, महज 10-12 साल पुरानी बात है, और उसी अंतराल में एक दूसरी नई पार्टी आई है और वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुनकर उनकी राय के आधार पर पार्टी बनाई गई। तो जाहिर है कि एक तुलना की जाएगी, होगी। जब तुलना होगी तो जो प्रीवियस, यानी पहले की जो एक पार्टी जिसका जन आंदोलन से जन्म हुआ जी, उसके पास चूंकि, और वो सरकार में भी सीधे आ गई थी वो पार्टी, तो उसका क्या कामकाज रहा, कैसा रहा, उसको देख के निश्चित रूप से फिर जो है लोग एक अपनी राय बनाएंगे जी। तो क्या केजरीवाल का हस्र होगा प्रशांत किशोर का? तो केजरीवाल पूरी तरह, उनकी पार्टी क्या कामयाब रही? केजरीवाल पूरी तरह से जिस उद्देश्य के साथ आए थे कामयाब रहे? उसको लेकर तो जाहिर है कि बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये रही उनके साथ, या यूं कहें कि वो एक तथ्य भी है कि भ्रष्टाचार
कि आंदोलन से निकलकर उस पार्टी का गठन हुआ था और इस समय उनकी पार्टी जो है पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार से घिरी हुई पार्टी है। तो जाहिर है कि जब एक नई पार्टी अभी बनी है और वो भी वादा कर रही है कि भाई जो भ्रष्टाचार है या जो अराजकता है बिहार में या हर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए कुछ भी नहीं हो रहा है, निराशा है और उससे हम उबारेंगे, तो जाहिर है कि लोगों को फिर ये सोच रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा केजरीवाल ने सरकार चलाया कहीं वैसा ही तो नहीं हंस रहा होगा। बेसिकली ये मतलब दोनों की तुलना इस बात को लेके हो रही है कि केजरीवाल, आपको याद होगा कि केजरीवाल ने भी शिक्षा, अफोर्डेबल शिक्षा, अफोर्डेबल स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और तमाम इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द अपनी पार्टी की संरचना की, पार्टी बनाई और इन्हीं नारों के साथ वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आज प्रशांत किशोर ने भी अपने भाषण में इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है कि भाई बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बिहार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही इन टाइप की जो चीज़ें हैं इससे मुक्ति मिलनी चाहिए, इसीलिए ये तुलना हो रही है। तो क्या मतलब, और दोनों का एक कोइंसिडेंस कह लें या दोनों का हो सकता है कि दोनों एक ही इंटेलेक्ट लेवल पे, मतलब भाई केजरीवाल भी पढ़े लिखे एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, प्रशांत किशोर भी वेल क्वालिफाइड सेफोलॉजिस्ट और तमाम तरह के क्वालिफिकेशन से हैं, तो एक मैच है कि 2 अक्टूबर का ही दिन चुना, तो कई सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं, इसलिए ये तुलना हो रही होगी। ये तुलना स्वाभाविक ही होगी। वैसे प्रभात, मैं आपको बताऊं, और आप भी इतिहास पर नज़र रखते हैं जी। आप अगर देखें तो आंदोलनों का जो एक इतिहास रहा है वो बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है जी। और आप पाएंगे कि भारत में भी माने अमूमन अगर आप देखें जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हमारी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो इतिहास है पिछले 70, 75, 76, 78 साल का जी, आप इसमें पाएंगे कि हर करीब करीब 10 साल के बाद कोई ना कोई एक आंदोलन होता रहा है। 67 में भी आप देखिए, याद करिए कि पहली बार जो है वो कांग्रेस को चुनौती मिली थी, विपक्ष का सामूहिक चुनौती मिली थी और कई राज्यों में समवित सरकार बनी थी, सरकार पहली बार जो है राज्य में सरकारें बदली थी। 67 के बाद 10 साल और जोड़ दीजिए तो 75-77 में फिर देखिए जयप्रकाश नारायण आए थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, अराजकता, उसके बाद जो है एक तरह से इंदिरा गांधी की कथित तानाशाही की बात हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ। उस आंदोलन का हस्र क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं। 17 महीने की मुश्किल से सरकार चली थी, जनता पार्टी की सरकार, सब आपस में लड़ भी रहे और सरकार चली गई, फिर इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। खैर 77 के बाद फिर देखिए 10 साल के बाद 88-89 के आसपास विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया बेईमानी नहीं चलेगी। उस समय भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप लगा, ये आपका जो है वो बोफोर्स का। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बदल देंगे हम देश को, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कई नेता निकले, याद करिए, इवन लालू प्रसाद यादव भी तो उस आंदोलन से निकल के बाहर आए। एक तरह से वो जयप्रकाश आंदोलन में शामिल हो चुके थे, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जब वो बने बिहार के तो उस समय उसी की भूमिका तैयार हुई थी। तो वह तब भी जो है कि ये हुआ। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है एक दूसरे आंदोलन के साथ आई थी, वो भी एक आंदोलन था। वो आंदोलन निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का भले नहीं था, लेकिन एक आंदोलन था। और उसके बाद फिर देखिए केजरीवाल जी आते हैं, अन्ना हजारे के साथ जो है एक आंदोलन शुरू होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी एक पार्टी बनती है। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि करीब 10-12 साल के बाद एक जो है वो आंदोलन से एक नई पार्टी बन के आ रही है। तो हमारे यहाँ करीब करीब 10-12 साल पे जो है एक न एक कोई आंदोलन होता रहा है और उसमें कहीं न कहीं उसकी धुरी में भ्रष्टाचार और परिवर्तन जो है उसके अहम जो है उद्देश्य रहे। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा आपके साथ कि जो भी आंदोलनों से निकली पार्टियां हैं जिनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, जो मेन अपोनेंट रहे उनके, कालांतर में जाके वो उन्हीं के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर आप जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय की से निकली जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, ये तमाम तरह के, ये आके उस समय कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया और जाके कांग्रेस के साथ ही आज गठबंधन के में चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे से का साथ दे रहे हैं। वैसे ही आप अगर 89 में जनता दल वीपी सिंह वाला फ्रैक्शन जो आया बाहर, उसमें भी वही चीज़ें हुई। केजरीवाल जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ
आंदोलन किया, एक अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस हटाओ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एक को जेल भेज देंगे, हर भ्रष्टाचारी को जेल भेज देंगे, इस नारे के साथ आए। और आज अभी पिछली लोकसभा केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ा है। तो क्या प्रशांत किशोर भी आज जो, हालांकि प्रशांत किशोर किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ये अभी तक कोई चेहरा नहीं है, वो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिस्टम अभी कौन है? सिस्टम अभी बिहार के सिस्टम में नीतीश कुमार हैं, उनकी सहयोगी बीजेपी है। तो क्या आगे ये लगता है कि कालांतर में जाके ये फिर इन्हीं के साथ बैठ जाएंगे? देखिए प्रभात, बिल्कुल जो अभी जो सबसे जो मौजूद सवाल है वो सवाल यही है कि इतने आंदोलन हुए, इतने नेता आए, सबने बताया, सबने रास्ता दिखाया, सबने उम्मीद जगाई कि हम जो है समाज को बदल देंगे, हम देश को बदल देंगे, हम राज्य को बदल देंगे, हम जो एक ट्रेडिशनल जो राजनीति है उसको बदल देंगे, हम एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे, हम एक नया समाज बनाएंगे। तो सवाल सबसे मौजूद यही है और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर जो है वाकई में बिहार को बदल देंगे, बिहार की शिक्षा को ऊंचाई, एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की जी, क्या उसको वो रोक लेंगे? तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि अब तक जो प्रशांत किशोर ने जो कंडक्ट रहा है, पॉलिटिकल जो कंडक्ट रहा है, और अभी तक पार्टी बनने तक और पार्टी बनने से पहले जो उन्होंने कई जो फैसले लिए हैं पार्टी से जुड़े हुए, उसको देखना पड़ेगा। पहली बात, प्रशांत किशोर क्या इतने योग्य हैं कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं? जी। तो इसको ऐसे देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक गहरी राजनीतिक समझ रखते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं जी। उन्हें बहुत अच्छी समझ है बिहार की राजनीति की, देश की राजनीति की, और वो तो अमेरिका में भी रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन में भी काम कर चुके हैं, तो उसका जिक्र भी किया उन्होंने। हाँ, कि अमेरिकी मॉडल लागू करूंगा। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझते हैं और इंटरनेशनल गवर्नेंस को भी समझते हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर के पास एक अच्छी समझ है और एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो पर जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उसको वो समझते हैं। जी। पिछले करीब 10 साल से वो, यानी कि 2014 से वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में। तो चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, इसकी भी एक उनके पास समझ है। जी। लेकिन जो व्यक्ति थ्योरेटिकली वो खुद दूल्हा नहीं था पहले, जी। अब वो दूल्हा बन गया है। पहले वो दूल्हा बनाया करता था राजनीतिक पार्टी के चुनाव में, पार्टी का दूल्हा, यानी कि मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार होता था और उनको जिताने का काम करता था। वो खुद, हालांकि वही बड़ी दिलचस्प बात है, वो खुद उन्होंने अभी सेहरा नहीं पहना है, उन्होंने किसी और को, कार्यकारी अध्यक्ष किसी और को बनाया है। तो वो पीछे से शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके अंदर में एक भावना होगी, वो गांधी से बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर्ड हैं, जयप्रकाश नारायण से भी बहुत इंस्पायर्ड हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, हम खुद जो है सत्ता न लें, और हम बगल में बैठ के, और उसके बाद जो है हम अगर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो लोगों को विश्वास होगा कि इस व्यक्ति को सीधा, सीधा जो है इसका अपना इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या ये बदल पाएंगे? हम इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि इनकी पार्टी में इन्होंने दावा किया था कि करीब 2 करोड़ जो है लोग इनकी पार्टी के सदस्य बने हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी आ सकता है। तो अगर आप पिछले 2-4 महीने में जो कुछ घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप देखें तो कौन लोग आ रहे हैं इनकी पार्टी में, तो आप देखेंगे कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़ी संख्या में आए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। फिर आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, ऐसे कुछ पूर्व सांसद जुड़े हैं, कुछ पूर्व जो है विधायक जुड़े हैं, इस तरह के आए हैं। पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष इन्होंने जो घोषित किया है, मनोज भारती, हाँ, आज वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष बना है पहले उसकी जाति बताते हुए ही जो है इसका ऐलान किया कि ये दलित हैं। तो थोड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही, वो ये समझ रहे हैं। और राजनीति में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस तो होते ही हैं। हालांकि प्रशांत किशोर चूंकि बहुत साफगोई के लिए जाने जाते हैं और बहुत साफगोई से बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा चल सकता है। हाँ, नहीं, हालांकि ये थोड़ा अटपटा लगेगा कुछ लोगों के, भाई जब आप बातें ही नहीं हैं तो आप जाति का ये बता रहे हैं।
तो फिर वो ये कह रहे कि नहीं, हमने जाति का ख्याल रखा है, हमने दलित जाति से जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वो योग्य है। अब देखिए ये एक अलग बहस का विषय, उसको बड़ी ही बहुत उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। उस कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में कह रहे थे कि आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईटी दिल्ली से इन्होंने जो है ये आपका एमटेक किया है, इंडियन फॉरेन सर्विस में गए। सिर्फ ये क्राइटेरिया काफी नहीं है किसी के योग्य होने का, तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये सब प्रतीक, अब देखिए राजनीति में प्रतीकों का खूब इस्तेमाल होता है जी। तो पहला प्रतीक जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, आज जिस दिन उन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन किया है, उसमें पहला प्रतीक इन्होंने जो है, जो सिंबल जो यूज़ किया, सिंबलिज्म जिसका इस्तेमाल किया है, वो दलित सिंबलिज्म इस्तेमाल किया है। यानी कि ये मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि हम दलितों के साथ हैं। अब सवाल उठेगा कि भाई जेडीयू वो भी कहता है कि भाई हम दलितों के लिए हमने क्या नहीं किया। नीतीश कुमार तो दलित छोड़िए, उन्होंने तो दलित के साथ साथ जो है महादलित को भी जोड़ा सो दैट कि ताकि जो है लाभ जो है एकदम निचले तबके तक जा सके। पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये कंसेप्ट तो नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा तैयार करके दिया। आरजेडी दलितों की मसीहा बनती रही है। बिहार में कांग्रेस खुद को दलितों की मसीहा बताती है। जीतन राम मांझी की एक पार्टी है जो खुद कहते हैं कि भाई वो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, वो भी एक दलित चेहरा के रूप में हैं। तो सवाल है कि ये इन्होंने जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और ये कह के ये दलित है और योग्य है, तो क्या जो है ये कितने अलग होंगे। देखिए डिग्री डिप्लोमा की अपनी अहमियत है, इससे कोई इनकार नहीं करता। और आज के ज़माने में तो निश्चित रूप से जो है अगर कोई व्यक्ति जो है उसको बढ़िया एजुकेशन मिला हुआ है, उसका अच्छा एक्सपोजर है, वो मैटर करता है। लेकिन सिर्फ वही क्राइटेरिया काफ़ी नहीं होता है। तो एक फैसला ये है, तो क्या प्रशांत किशोर ने अलग राजनीति कैसे की है या कोई एक अलग कोई नया फार्मूला दिया है? नहीं दिया है। आज भी उन्होंने यही कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सॉरी जिसकी जितनी संख्या उसी के हिसाब से उनकी उतनी भागीदारी। हाँ, तो उनको हमने भागीदारी दी है भाई। तो हालांकि एक चीज यहाँ पे मैं देख रहा था अभी जब इनके बारे में पढ़ रहा था कि आज भी जो उनके मंच पे लोग दिखे हैं उसमें ज्यादातर संख्या पुराने पॉलिटिशियंस की रही है। कुछ एक दो नाम उन्होंने जोड़े जो आईआईटीएन जैसे मनोज भारती मंच पे एक और उसमें ऐड कर दूं डॉक्टर केसी सिन्हा थे, पवन वर्मा भी थे। पवन वर्मा कई जगह का चक्कर लगा चुके हैं। तो ये मतलब लग रहा है कि इनके पास चेहरे वही हैं, मतलब बोतल नया है, शराब पुरानी है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है कि इनको जो है ना, वैसे मैं बताऊं कि पिछले दिनों इनका इन्होंने कहीं बाइट दी थी, साउंड बाइट दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है, हालांकि उसमें बड़ी साफगोई से उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 30% जो है ना, 30% जो है परिवर्तन तो मैं ला ही दूंगा। तो खुद पहले से ही कह रहे हैं कि 30% परिवर्तन जो है वो ला सकते हैं, 100% परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो कह रहे हैं। अभी तक जो है मैं ये नहीं समझ पाया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हो सकता है वो एक चुनावी स्ट्रेटजी इनकी है, जो बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने जोड़ा है और उसको भी बड़े धूमधाम से बताते हैं कि हमारे रिटायर्ड फलाने आईएएस हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, ये पुराने जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बड़े आईपीएस रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये काबिलियत का बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि बिहार के लोग जो है ना बड़े फ्यूडल माइंड के रहे हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी और पावर से अपने आप को बड़े ही जो है ना कनेक्ट करते हैं, उसको बड़ी ही उसको अलग और उस नजरिए से देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। यस, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आईएएस आईपीएस ये सब हमारी पार्टी से जुड़ रहा है। लेकिन एक आईएएस आईपीएस जो अगर चीज़ों को बदल देता तो ये सब जितने रिटायर्ड आए हैं इनकी बायोग्राफी, इनका बायोडाटा निकालना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया आप जहाँ जिस पद पे रहे आपने क्या किया। मैं तो कहता हूँ कि इसमें बड़े बड़े आईएएस जो हैं बिहार में रहे हैं, एक मोहल्ला भी इन लोगों ने कभी बनाया है जिसमें ये रह सकें। ये सभी रिटायर्ड लोग, कोई पटना में नहीं रहता है, कोई बिहार में नहीं रहता है, ये सब बिहार से बाहर रहता है, कोई मोहाली में रहता है, कोई नोएडा में रहता है, कोई गाजियाबाद में रहता है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई मैसूरू में रह रहा है, इन सब जगहों में रहता है, कोच्चि तक चले गए हैं, पटना में एक मोहल्ला तक नहीं बना है। तो इनसे पूछा जाएगा। अब चूंकि पार्टी का गठन हो चुका है जी, तो हम पता है हम लोग मीडिया जो है बहुत नेचुरल है, वो पूछेगा कि भाई आप जो है आपकी योग्यता अब तक जो है आपने जो कुछ रहा है, आपने जो कुछ किया है, तो आप बताइए कि आपने क्या किया। आपने हाँ जाहिर है एक जो सिंबोलिज्म वाली आपने बात की वो मतलब
एक चीज़ और दिखी, जब इन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की कि आज हम आधिकारिक तौर पे पार्टी का अपना ऐलान कर रहे हैं, हमने चुनाव आयोग ने हमारे नाम जन सुराज पार्टी को मान्यता दे दी है। उसके बाद इन्होंने वहाँ मौजूद भीड़ से पूछा कि क्या ये नाम आपको पसंद है ना, अगर पसंद नहीं है तो फिर हम दोबारा चुनाव आयोग जाएंगे। तो एक सिंबोलिज्म ये कि हम सबको साथ लेकर चलने और डेमोक्रेटिक हैं। एक दूसरा मतलब इसके अलावा एक था कि इन्होंने एक नारा लगवाया वहाँ से कि मैं बोलूँगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। और ये नारा हर उस जगह तक पहुँचना चाहिए जहाँ बिहारी शब्द गाली मानी जाती है, जहाँ गाली समझ के बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है। मतलब मुंबई हो चाहे चेन्नई हो या बंगाल, अभी तरोताजा उन्होंने बंगाल की घटना का जिक्र किया कि बंगाल में जो बिहार के स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट गए थे परीक्षा देने, उनकी वहाँ पिटाई हुई। तो इन सारी चीज़ों को लेके तो ये एक कैसे कनेक्ट। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पीछे तक बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रभात, आप अगर आप देखें, बिहार कभी भी परोकियल स्टेट नहीं रहा है जी। जो जहाँ बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा जिसको संकीर्णता में देखने वाला है कोई समाज, और या फिर कहिए बहुत ज़्यादा क्षेत्रीयता, बिहार परोकियल कभी नहीं रहा है। इसीलिए आप पाएंगे बाकी राज्यों में रहा है, दूसरी जगह जो भाषाई वजहों से परोकियलिज्म वहाँ पे रहा है। जैसे महाराष्ट्र, वहाँ पे है मराठी और नॉन मराठी, मराठी रहता है। आप बंगाल देखेंगे, आप तमिलनाडु देखेंगे, आप गुजरात देखेंगे, या कहीं आप चले जाइए, गुजरात नॉट एज सच, आप दक्षिण में चले जाएं, आप देखेंगे यही वजह है कि आरएसएस जो है उसको बिहार में जगह बनाने में बहुत मुश्किल हमेशा से रही है। हाँ, उसके लिए महाराष्ट्र बहुत आसान था। नागपुर में बहुत सोच समझ के हेडक्वार्टर बनाया गया था, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं ना बहुत परोकियल किस्म के नहीं हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं, उस नज़रिए से नहीं देखते हैं। ऐसे में एक बार 2013 में भी नारा दिया था नीतीश कुमार ने, राष्ट्रीयता की बात जब होती है तो बिहारी राष्ट्रवाद आप कह लें, यही कहेंगे ना कि आप जगाने की कोशिश करेंगे कि बिहार, हाँ कि भैया आप बिहारी हो, गर्व करो कि आप बिहारी हो। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत कुछ ज्यादा उस तरीके से वो नहीं जगा पाए। याद करिए कि दिल्ली में रैली हुई थी और नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो चुके थे, और दिल्ली में जो उनकी जो सभा हुई थी, बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें मुख्य उस समय के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे, उनके खिलाफ उन्होंने वो रैली की थी। और उसमें जो है बिहारी राष्ट्रवाद का अगर कह लें तो उन्होंने नारा दिया था, बोला था ना कि भाई बिल्कुल गर्व से आप करिए कि आप बिहारी हैं। हाँ, बिहारी प्राइड की बात की थी, वर्ड एग्जैक्टली बिहारी प्राइड की बात की थी। ये भी कहीं ना कहीं उसी प्राइड की बात, उसी प्राइड की बात कह रहे हैं। हालांकि राजनीति की बहुत अच्छी समझ है इनकी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको क्या नहीं पता होगा। तो बिहारी प्राइड एज सच में बिहारी कभी आता नहीं है। अब आप गौर करें, देख लें, कभी आप नहीं पाएंगे कि बिहारी का कोई बहुत बड़ा यूनियन कुछ इस तरह का चल रहा है। कहीं जाएगा इम्तिहान देने, वहाँ से मार पीट के भी आ जाएगा, मस्त रहेगा, फिर चला जाएगा। बहुत ज़्यादा रिजिलियंस है बिहारी हो। हाँ, वो उसमें उस पर वैसे बिहार वो ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, जो नारा उन्होंने दिया कि जय बिहार जय, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा जो है वो नहीं मतलब है। इसका ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्लोगन आपका हो सकता है, आपकी पार्टी के लिए हो सकता है, इसका प्राइड इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं होगा, एक प्राइड आप डालने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में ये चीज़ कभी रही नहीं है। हाँ, बिहारियों के नाम पे जो है आप अगर कोई बहुत बड़ा यूनियन बना लें, कुछ ऐसा बना लें, ऐसा कभी हुआ नहीं है। करना चाहूँगा क्योंकि 2 ये अक्टूबर को उन्होंने पार्टी की स्थापना की है। निश्चित रूप से वो कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित हैं। प्रशांत किशोर जो है उनको अब कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि उनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं और उसका अपने तरीके से उन्होंने जवाब देने की कोशिश भी की है, लेकिन अब उनसे जो है ना कुछ मामलों में सीधा सवाल होगा। आपका इशारा चंदे की तरफ तो नहीं? चंदे की तरफ होगा। वो इसलिए होगा कि इनकी जो यात्रा जो रही है, निश्चित रूप से यात्रा इन्होंने बहुत ईमानदारी से की है। अभी तक 17 या 18 जिलों तक पहुंच चुके हैं। हाँ, पैदल इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। देखिए,
ये कामयाब व्यक्ति हैं, इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और जो कामयाब व्यक्ति होता है उसमें 2-3 चीज़ें होती ही हैं। वो व्यक्ति जो है बहुत फोकस्ड होता है, उसको पता होता है कि उसका जो ये लक्ष्य है वो क्या है, तो वो पता होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, वो फोकस्ड होता है। दूसरा क्या है, पैशनेट होता है, जुनून होता है उसमें। प्रशांत किशोर में दोनों चीज़ है, इनको पता है कहाँ जाना है और जुनून है, तभी तो 2 साल से ईमानदारी से पैदल यात्रा की है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इनकी यात्रा में के साथ जो है बहुत बड़ी टीम होती है जी। इनके जनसुराज अब जो तो पार्टी हो गई, उसमें बड़ी संख्या में जो है ना लोग जुड़े हुए थे और वो सब पेड हैं, यानी कि वो सब उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है, बिल्कुल ऑफिस बेयरर्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी देते हैं। और अब पार्टी चलाएंगे तो पार्टी को चलाने में कितना खर्च होता है कहने की बात नहीं है। इतने दफ्तर बनते हैं, दफ्तर में काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें कार्यकर्ताओं को बाहर जाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दिया था, किसी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था। उन्होंने ये कहा था कि पैसा जो है, जिन राजनीतिक पार्टियों के लिए मैंने काम किया, उनकी जिस किसी ने मदद की, कारोबारियों ने या उद्योगपतियों ने, वो सब मुझे मदद कर रहे हैं। तो सिर्फ ये इतना भर कह देने से नहीं होगा। चूँकि वो गांधी में विश्वास करते हैं, तो गांधी जी एक बड़ी बात कहते थे कि आपका साध्य और साधन वो भी दोनों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दोनों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जो है, अब तक इनको जो पैसा आया, जो चंदा आया और जो ये खर्च कर रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा जो है इन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, वेबसाइट पे डाल देना चाहिए कि जो भी दे रहा है भाई, कि बहुत साफ है कि ये दे रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशांत, बिहार एक राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय राज्य है, लोग वहाँ के बहुत जागरूक राज्य है, जागरूक लोग हैं, तो उनके बीच में इनका आना चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सब की नज़रें जो है इस पर निश्चित रूप से जो है वो टिकी रहेंगी। देखिए आगे आगे क्या करते हैं प्रशांत किशोर। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सार्थक चर्चा हुई आपसे। कई मुद्दों पे हम लोगों ने बात की। अब देखना यही है कि ठीक 1 साल बाद अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव होना है और जनसुराज पार्टी, हालांकि ये जनसुराज यात्रा पिछले 2 साल से चल रही है, जनसुराज पार्टी के पास आज से 1 साल का समय है और चुनावी कामयाबी के लिए, चुनाव लड़ने और चुनावी कामयाबी के लिए। और प्रशांत किशोर अपने मकसद में कितने कामयाब हो पाते हैं ये वक्त बताएगा। हालांकि हमारी ओर से पूरी शुभकामनाएं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी के साथ हैं। धन्यवाद।